झांग ली को किराए के अनुबंध के बारे में पता था, लेकिन वह अपनी व्यक्तिगत उन्नति योजना पर इतना केंद्रित था कि उसे एहसास नहीं था कि वांग जियाओहुआ इतनी जल्दी उसके लिए आएगा। झांग ली और वांग जियाओहुआ के पिता बहुत करीबी दोस्त थे, और झांग ली के पिता ने जाहिर तौर पर पहले वांग शियाओहुआ के पिता की जान बचाई थी। दोनों परिवार हमेशा मित्रवत रहे हैं, और झांग ली और वांग जियाओहुआ वास्तव में बचपन के दोस्त थे। अपने पिछले जीवन में वे एक दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ते में भी थे, जो तब समाप्त हुआ जब वांग जियाओहुआ जीन लीडरबोर्ड के शीर्ष के निकट एक उल्लेखनीय सेनानी किन जियाओ के छोटे चचेरे भाई के साथ मोहित हो गया था और उसके साथ भाग गया था। अपने पुनर्जन्म के बाद झांग ली ने अपना सारा समय नम सफेद ग्रब गुफा में कैद होकर बिताया था, और उसके और वांग जियाओहुआ के बीच का नवेली रिश्ता स्वाभाविक रूप से कभी विकसित नहीं हुआ था। जीवन कठिन था, और एक अच्छा जीवन जीना और भी कठिन था। वांग जियाओहुआ के लिए यह स्वाभाविक था कि वह झांग ली को त्याग कर बेहतर जीवन की तलाश करना चाहता था, लेकिन वह उसे और उसकी बहन को बेदखल करने और उन्हें बेघर करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं कर सका। और अगर हमें इस जगह को किराए पर जारी रखने के लिए भुगतान करना पड़े? हाँ, उस स्थिति में आपको मेरी अनुमति की आवश्यकता होगी। झांग ली के पीछे झांग हानजियांग ने विनती की, सिस्टर जियाओहुआ, कृपया हमें बाहर मत निकालो। हम कहाँ रहेंगे? ओह, सड़कें। एक भूमिगत पार्क। मुझे यकीन है कि आप एक जगह ढूंढने में सक्षम होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झांग लाई ने उसे मारने की अपनी सहज इच्छा को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। ठीक है, वांग शियाओहुआ, तुम क्या चाहते हो? ब्लैक स्टील बस्ती छोड़ो, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। क्या तुम्हें पता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे कितना विद्रोह महसूस होता है? मुझे कितनी शर्म आती है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को जानता हूं। ब्लैक स्टील बस्ती को छोड़ने से झांग ली की योजनाएं पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। उनका जीवन यापन का खर्च ब्लैक स्टील बस्ती के आसपास के जीवों को मारकर प्राप्त किया गया था। यदि वह चला गया तो उसे किराए के लिए कोई पैसा नहीं मिल पाएगा, और वह कभी भी अपनी किस्मत नहीं सुधार पाएगा। अगर मैंने ऐसा किया तो हमारे पास अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। ओह, तुम लंबे और मजबूत हो, है ना? जब तक तुम अपनी बहन की तरह अपंग नहीं हो, तुम निश्चित रूप से शारीरिक श्रम से गुजारा कर पाओगे। मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखते हुए कि आप जीन लीडरबोर्ड पर कितने निचले स्तर पर हैं, क्या आपको सचमुच लगता है कि आप अपना नाम बना पाएंगे? सचमुच, आईने में देख लीजिए, मैं आपको बचा रहा हूँ। क्या होगा? क्या आप आयामी दुनिया में मरेंगे? कोई भी आपकी लाश वापस नहीं लाएगा। मेरा जीवित रहना आपके काम का नहीं है। आह, आप इतने जिद्दी क्यों हो रहे हैं? हांग सियांग, क्या उसने आपको कुछ नहीं बताया? आपका भाई जीन लीडरबोर्ड में सबसे नीचे है। क्या आप उसे वास्तविकता का सामना करने के लिए नहीं मनाएंगे? हर कोई इस तरह के कट्टरपंथियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। दुनिया, आखिरकार। झांग ली के अड़ियल रुख को देखते हुए वांग जियाओहुआ ने अपना लक्ष्य झांग हानजियांग पर केंद्रित कर दिया। हालांकि इससे पहले कि उसकी बहन जवाब दे पाती, झांग लाई उसके सामने आ गया और उसे वांग शियाओहुआ की नज़रों से दूर कर दिया। वांग शियाओहुआ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मामले को बदतर मत बनाओ। वांग शियाओहुआ ने अपने हाथ उसके कूल्हों पर रखे। और अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? क्या आप बेदखल होना चाहते हैं? झांग हानजियांग ने वांग जियाओहुआ के ब्लाउज के हेम को खींचा। सिस्टर शियाओहुआ, कृपया हमें कुछ देर और यहाँ रुकने दें। अपने चेहरे पर उबकाई के भाव के साथ वांग जियाओहुआ ने उसकी व्हीलचेयर पर लात मारी। घिनौना, मुझे मत छुओ, तुम अवैध हो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरे ब्लाउज को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम उसका भुगतान कर सकते हो? तुम एक अपंग हो, तुम्हारा भाई कचरा के अलावा कुछ नहीं है, तुम दोनों इंसान के रूप में असफल हो। एक तीखी गंध कमरे में चारों ओर गूंज उठी। गुस्से में अंधे होकर झांग ली ने वांग शियाओहुआ के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया, इससे पहले कि उसे पता चलता कि वह क्या कर रहा है। वांग शियाओहुआ ने सदमे में अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़कर चिल्लाया, झांग ली,
तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 प्राप्त करें। 10% साप्ताहिक कैशबैक प्राप्त करें। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 प्राप्त करें। 10% साप्ताहिक कैशबैक प्राप्त करें। योलो 247.co पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास झांग ली की तुलना में अधिक जीन टुकड़े थे, उसकी नज़र में हत्या का इरादा ऐसा था कि उसने जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। झांग लाई ने अपने गुस्से को शांत करने का प्रयास करते हुए एक और गहरी सांस ली। दूसरी ओर वांग जियाओहुआ अपनी सबसे अधिक प्रचलित लड़ाई शैली, शब्दों पर लौट आए। झांग ली, मैंने तुम्हें क्षमादान की पेशकश की थी। मैंने तुमसे कहा था कि यदि तुमने ब्लैकस्टील बस्ती छोड़ दी तो मैं तुम्हें 2 परजीवियों को इस स्थान पर रहना जारी रखूंगा। आखिरकार ये सुअरबाड़े से बेहतर कुछ नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं करेगा। मैं ये चाहता हूँ, भले ही मैं इसे उन्हें मुफ्त में भी दे दूं, लेकिन उस थप्पड़ के बाद तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या आप माफ़ी स्वीकार करेंगे? अपनी बहन के लिए, अपनी भविष्य की योजना के लिए, झांग लाई अपना गौरव छोड़ने को तैयार था। हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है। यदि आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो ब्लैकस्टील बस्ती के द्वार के सामने मेरे सामने घुटने टेक दें। झांग ली की आंखें एक बार फिर ठंडी हो गईं। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा? यह अनुबंध मेरे हाथ में है और आखिरकार यह मेरा घर है। आप दोनों बस अतिक्रमणकारी हैं और आप दोनों को बाहर निकालने के लिए गार्डों को बुलाना मेरे लिए बिल्कुल उचित है। झांग ली ने अपना सिर हिलाया। आप गलत होंगे। अनुबंध को फिर से देखें। घर अभी आपका नहीं है। घर मेरा है। उपहास करने की बारी झांग ली की थी। अनुबंध के अनुसार हमारे पास महीने के अंत तक का समय है जब आप हमें बेदखल कर सकते हैं। अभी भी 2 सप्ताह बाकी हैं और भले ही आप जमीन के मालिक हों, आप अनुबंध नहीं तोड़ सकते। वांग जियाओहुआ ने झांग ली के दावों को सत्यापित करने के लिए अनुबंध को फिर से स्कैन किया, लेकिन उसने अपना रुख नहीं बदला। क्या कोई अंतर है? ये केवल समय की बात है, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूं। कम से कम हम इस समय कानूनी रूप से इस संपत्ति के हकदार हैं। आप हमारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रहे हैं और मैं वो हूं जो आपको बाहर निकालने के लिए गार्ड को बुला सकता हूं। अच्छा, क्या आप जा रहे हैं उनके आने की प्रतीक्षा करें या आप स्वयं ही चले जाएंगे? झांग ली, बस तुम इंतजार करो, मैं महीने के अंत में वापस आऊंगा। ये जानते हुए कि वह हार नहीं मानेगा, वांग जियाओहुआ के पास पीछे मुड़ने और चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और हर समय उस पर चेतावनी भरी उंगली उठाता रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार घृणित वांग जियाओहुआ को भगाने के बाद झांग ली नीचे झुके और क्षति के किसी भी संकेत के लिए अपनी बहन की व्हीलचेयर का निरीक्षण किया। उसने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे कि केवल इस तरह की हरकत से ही उसे गर्मी का एहसास मिल सकता था। भाई, हम क्या करेंगे? अगर माँ और पिताजी वापस आए और हमें नहीं मिले तो क्या होगा? इस घर के बिना वे कहाँ रहेंगे? हम कहाँ जाएंगे? घर परिवार की यादों से भरा हुआ था, इस बात के सबूत के साथ कि झांग भाई बहनों के माता पिता कभी अस्तित्व में थे। अपनी बहन के आंसू देखकर झांग ली ने तुरंत उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर वांग शियाओहुआ ने हमें ये जगह किराए पर लेने से मना किया तो मैं इसे अंकल वांग से सीधे खरीद लूंगा, वह कीमत जो वह जीतेंगे। अस्वीकार करने में सक्षम नहीं हूं। और इसकी लागत कितनी होगी? 10 लाख। 10 लाख, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ पैसा है, मैं ये सब वापस लाने में सक्षम होऊंगा। लेकिन हमारे पास समय नहीं है ना? झांग लाई ने अपनी बहन का सिर रगड़ा। चिंता मत करो हानजियांग, मुझ पर विश्वास करो। झांग हानजियांग ने अपना सिर धीरे से अपने भाई की छाती पर नीचे कर दिया। उसके आसपास होने पर ऐसा लगता था मानो उसे डरने की कोई बात नहीं है। अपनी बहन को शांत करने के बाद झांग ली ने आयामी दुनिया में लौटने से पहले 5 घंटे तक आराम किया। एक बार फिर प्रस्थान करने से पहले आपातकालीन स्थिति के लिए उसने अपने बचे हुए पैसे का एक बड़ा हिस्सा अपनी बहन के बिस्तर के नीचे छिपा दिया।
जैसे कि झांग ली के आसन प्रस्थान को महसूस करते हुए झांग हंजियांग ने अपनी आंखें खोलीं। भाई, क्या तुम फिर जा रहे हो? तुम्हें जगाने के लिए खेद है, हैंगसियांग। मैं अपना बाकी पैसा यहीं छोड़ रहा हूँ। आपात स्थिति के लिए इसका उपयोग करें। क्या तुम थोड़ी देर और आराम नहीं करोगे? समय नहीं है? कृपया सुरक्षित रहें। सिर्फ मेरी वजह से कुछ भी खतरनाक मत करो। आखिरकार आप ही एकमात्र परिवार हैं जिसे मैंने छोड़ा है, भाई। झांग हानजियांग ने अपने भाई की आस्तीन खींची, उसकी मोती जैसी आंखों में आंसू झलक रहे थे। झांग ली ने अपना सिर नीचे किया और अपनी बहन के माथे को चूमा। मैं तुमसे वादा करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह एक बार फिर टेलीपोर्टेशन डिवाइस के माध्यम से आयामी दुनिया में चला गया। उसकी पुनः उपस्थिति ने तुरंत बस्ती में भीड़ से हंसी का एक दौर शुरू कर दिया। झांग ली ने उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया और सफ़ेद ग्रब गुफा में वापस चला गया और उन्हें थोक में मारना जारी रखा। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। झांग ली ने हर दिन केवल 2 से 5 घंटे के बीच आराम किया था और अपना शेष समय लगातार सफ़ेद ग्रबों को मारने में बिताया था। हालांकि अफवाह है कि बेहतर श्रेणी का सफ़ेद ग्रब कभी सामने नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? क्या अतीत में कोई गलती हुई होगी? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्योंकि सोलिशिड आध्यात्मिक पदार्थ से बना होता है, सोलिशिड को नष्ट करने से हवा में स्पिरिट का घनत्व अस्थायी रूप से बढ़ जाएगा। मृत जीवन रूप आत्मा घनत्व के साथ बढ़ने की संभावना के साथ आत्मा के टुकड़े को संघनित करने के लिए इस आध्यात्मिक पदार्थ को अवशोषित करेगा। आपने एक बेहतर श्रेणी के सफ़ेद ग्रब को सफलतापूर्वक मार डाला और उसका सोलिशिड प्राप्त कर लिया। झांग ली खुशी से झूम उठा, फिर जल्दी से अपने सोलिस्पेस से चांदी सफ़ेद सोलिशिड को बाहर लाया। इच्छा शक्ति से इसे सक्रिय करते हुए उन्होंने अपनी हथेली में मौजूद सोलिशिड को एक विशाल पानी के गुब्बारे में बदल दिया, जो एक इंसान के आकार का था। इससे चांदी की चमक निकल रही थी और इसका केंद्र एक नर्म कोर था। सोलिशिड पदनाम हथियार प्रकार। भले ही दुनिया की इच्छा ने इसे एक हथियार प्रकार के सोलिशिड के रूप में वर्गीकृत किया था, लेकिन आयामी दुनिया के शिकारियों ने इसके बजाय इसे एक दुर्लभ परिवर्तन प्रकार के सोलिशिड के रूप में वर्गीकृत किया। एक पल का विचार पानी के गुब्बारे को चांदी सफ़ेद पारभासी ओवरकोट में बदलने के लिए पर्याप्त था। इसका रंग अपेक्षाकृत आकर्षक था, लेकिन चूंकि झांग ली अभी तक सोलिशिड में हेरफेर करने का आदी नहीं था, इसलिए कोट की संरचना ढेलेदार और बेडौल थी। महत्वपूर्ण प्रयास के बाद झांग ली ने अंततः इसे एक बार फिर चांदी के कवच के सूट में बदल दिया। ब्रेस्टप्लेट में एक हल्का गुलाबी मोती जड़ा हुआ था, जो सोलिशिड का मूल है। जब तक यह नष्ट नहीं हुआ, कवच मरम्मत करने और यहाँ तक कि खुद को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगा। बेहतर श्रेणी का सफ़ेद ग्रब सोलिशिड असीम रूप से लचीला था, जो स्टैंडअलोन कवच के रूप में या अन्य कवच प्रकार के सोलिशिड के अतिरिक्त उपयोग करने में सक्षम था। झांग ली के पिछले जीवन में जिस शिकारी को श्रेष्ठ श्रेणी का सफ़ेद ग्रब सोलिशिड प्राप्त हुआ था, उसने इसके साथ इतनी दक्षता हासिल कर ली थी कि अंततः उसे 100 परिवर्तनों का सम्राट के रूप में जाना जाने लगा। वर्तमान में झांग लाई अधिकतम 1 या 2 अतिरिक्त हथियार ही उत्पन्न कर सका, और सोलिशिड की वास्तविक उपयोगिता को समझने के लिए उसे महत्वपूर्ण अभ्यास की आवश्यकता होगी। परिवर्तनों के लिए एक चेतावनी भी थी। अनाकार सामग्री स्वभाव से किसी भी तेज चीज को पुनः उत्पन्न करने में असमर्थ थी। निस्संदेह अधिकांश उद्देश्यों के लिए ये पहले से ही पर्याप्त से अधिक था, और ऐसा नहीं था कि इस दोष को ठीक नहीं किया जा सकता था। आयामी दुनिया के तीसरे क्षेत्र में एक अनोखी वस्तु थी जिसे पेंड्रा बॉक्स के नाम से जाना जाता था। यह एक उपभोज्य वस्तु थी जो कई श्रेष्ठ और उच्च श्रेणी की आत्माओं को जोड़कर उन्हें बढ़ा सकती थी। यही प्राथमिक कारण था कि झांग ली ने इस आत्माशार्द को इतना अधिक महत्व दिया था। ये सम्मेलन के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करता था, इसलिए इसमें असीमित विकास क्षमता थी। जब तक झांग लाई ऐसा करने के लिए अत्यधिक मात्रा में संसाधन खर्च करने को तैयार था, तब तक यह एक आपदा ग्रेड या यहाँ तक कि एक सम्राट ग्रेड सोलिशिड तक बढ़ सकता था।
अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तथ्य के कारण कि सफ़ेद ग्रब आयामी दुनिया में सबसे कमज़ोर जीवन रूपों में से एक थे, बेहतर श्रेणी के सफ़ेद ग्रब दुर्लभतम थे, और अतीत में केवल एक ही दर्ज की गई उपस्थिति थी। परिणामस्वरूप झांग ली के पास अब ये श्रेष्ठ श्रेणी का सोल्यूशन अद्वितीय हो सकता है। इस तरह के मूल्यवान और अनुकूलन योग्य सोल्यूशन के लिए 3 महीने का प्रयास एक लाभदायक सौदा था। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विशेष समर्पण उसके अगले कदम के लिए आवश्यक था। झांग लाई ने चिल्लाकर कहा, स्क्रैम, मेरे पास तुम्हारे साथ गेम खेलने का समय नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप मुझे डराते हैं? आप जीन लीडरबोर्ड में सबसे नीचे हैं। मेरे पास अब 20 उत्परिवर्तित जीन टुकड़े हैं और मैं आपको केवल अपनी छोटी उंगली से हरा पाऊंगा। झांग ली ने अपनी आंखें घुमा लीं। अब वह वांग जियाओहुआ की बकवास से निपटने में असमर्थ हो गया। उसने उसके चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारा, जिससे जब वह जाने के लिए मुड़ा तो वह मूक आश्चर्य से लड़खड़ाती हुई एक तरफ चली गई। तो क्या हुआ यदि उसके पास 20 उत्परिवर्तित जीन टुकड़े हों? झांग लाई के पास 10 बेहतर जीन टुकड़े थे, भले ही भीड़ में किसी को भी यह पता न हो। उसकी हरकतों से उन शिकारियों को झटका लगा जो तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। हे भगवान, उसने वास्तव में वापस लड़ने का साहस किया, है ना? वांग जियाओहुआ उसे मारने जा रहा है। जब वांग शियाओहुआ सदमे से उबरी, तो वह गुर्राई और एक खतरनाक बुलडॉग की तरह उस पर झपट पड़ी। झांग, झूठ! तुम्हारी मुझे दोबारा मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे चेहरे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। झांग ली के होठों पर मुस्कान आ गई। ये कितना सुविधाजनक था कि वांग जियाओहुआ अब उसके पास आ रहा था। उसे अभी तक किसी वास्तविक शत्रु पर, कैलम वॉटर्स, का परीक्षण करने का मौका नहीं मिला था। जैसे ही वांग जियाओहुआ निकट आया, उसके हाथों ने प्रभाव का खामियाजा भुगता, उसके दृष्टिकोण की शक्ति को अवशोषित, पुनर्निर्देशित और कई गुना कर दिया। गड़गड़ाहट। झांग ली ने वांग शियाओहुआ के शरीर को उसके सिर के ऊपर कर दिया और वह सिर के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने हाथ पोंछे, वांग जियाओहुआ के गिरे हुए रूप को देखा, फिर एक मजाकिया धुन बजाते हुए चला गया। इस बार वांग जियाओहुआ को होश में आने में बहुत अधिक समय लगा। किसी तरह लकड़ी की तरह उसने खुद को जमीन से ऊपर खींच लिया। उसका मुंह कीचड़ से भर गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस बेकार शिकारी का वह दिन ब दिन मजाक उड़ाती रही थी, उसके पास वास्तव में इतनी ताकत थी कि उसने उसे मात दे दी।